नमस्कार, जय श्री राम। आज हम लोग कुछ बात करेंगे आने वाले साल भर के अंदर, साल से भी कम 8-9 महीने में जो कुछ घटने वाला है या होने वाला है। क्योंकि जैसा पिछले वीडियोस से आपको समझ में आया होगा कि 2024 के बाद ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि अगर भारत में मौजूदा जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट, अगर ये कंटिन्यू कर जाती है तो इंडिया की एक वर्ल्ड में जो पोजीशन है वो यहाँ से बढ़ती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी और बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी तरीके से ये गवर्नमेंट नहीं आ पाती है तो वापस इंडिया 10 कदम पीछे अगले 5 सालों में चला जाएगा। अब मैं आपको लगातार जैसा बोलता आ रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर जो डीप स्टेट है और बाकी पूरे वर्ल्ड वाइड है, उसमें 70-80% जो सेक्शन है वो तो अलाइंड है कि हाँ, उनको पता है कि अब उन्हें ये पोजीशन जो है हैंड ओवर करनी है इंडिया को, और वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, सब कुछ है, और वो इंडिया के साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं। ये चीज़ आपको दिखाई देगी। लगातार इंडिया के साथ बहुत सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हो रहे हैं, बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज़ की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ रही है। बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल टेक कंपनीज़ हैं उनकी, ब्लैक रॉक है और बाकी सब हैं, इन्होंने इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े ऑफिसेस के लिए ज़मीनें, स्पेस, ये सब लेना शुरू कर दिया है, बनाना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट 1-2 साल में वो अपना एक काफ़ी बड़ा सेटअप यहाँ ला रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा अमेरिका में जो एक कॉरपोरेट वर्ल्ड है उसके अंदर बाढ़ आई हुई है इंडियन सीईओज की। मतलब अमेरिका में आज की डेट में ये हालत है कि कंपनीज के अंदर एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि अगर उनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स में इंडियन नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। मतलब इंडियंस का होना जो है वो वहाँ पे एक स्टेटस सिंबल टाइप का हो चुका है। कंपनीज की बैलेंस शीट और प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा स्टॉक मार्केट में सक्सेस लेनी है अगर किसी कंपनी को, तो उनको ये शो करना है कि हमारे बोर्ड में इतने इंडियंस हैं, ये है वो। तो वहाँ पे एक शिफ्ट तो दिख रहा है, लेकिन एक छोटा तबका ऐसा है जो अभी भी इसको रेजिस्ट कर रहा है। वो एक एंग्लो सैक्सन तबका जो ब्रिटिश और वो वाइट सुपीरियॉरिटी और इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स में चलता है, और वो अभी भी इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। उसी का एक आपने एग्जाम्पल या सैंपल देखा था कि जहाँ पे अचानक कनाडा की तरफ से एक टेररिस्ट की हत्या को लेकर के अचानक एक इल्ज़ाम लगा दिया गया भारत के ऊपर। अब वो हर ग्राउंड पे, हर लेवल पे एक बेवकूफ़ाना टाइप की हरकत थी, क्योंकि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को किसी अदर कंट्री के अंदर, मतलब अदर कंट्री से इस टाइप का मामला डिस्कस करना है तो उसके डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं। आप लेटर्स लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप इंडियन एम्बेसडर जो वहाँ पे हैं, हाई कमिश्नर हैं, उनको बुला करके आप बोल सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ ऐसी ऐसी घटना हुई है और हमको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन और इनपुट्स मिले हुए हैं और आप इस पे एक्शन लीजिए या इन्वेस्टिगेट करके बताइए। आप ऐसा नहीं करते हैं कि एक एलिगेशन या कोई आरोप या काल्पनिक चीज़ के चक्कर में आप जाके अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर के बयानबाजी कर दें किसी दूसरी कंट्री के खिलाफ। ये प्रोटोकॉल्स है ही नहीं। आपने भी देखा होगा कि भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, ये कई बार चीन को लेकर के इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन अक्सर वो लोग चाइना का नाम नहीं लेते हैं। एक नेबरिंग कंट्री, एक पड़ोसी कंट्री, इस टाइप से रेफर करके छोड़ देते हैं। यही हाल पाकिस्तान के साथ भी, ये लोग उनका नाम नहीं लेते। तो ये एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है, एक तरीका है। आपकी पार्लियामेंट की भी एक गरिमा होती है, आपके पद की एक गरिमा होती है, उस हिसाब से बिहेव किया जाता है, जिसको कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने दरकिनार कर दिया। क्यों? क्या उनको पता नहीं था कि ये नहीं करना चाहिए? पता था, लेकिन एक एजेंडा पेडल करना था। एजेंडा पेडल ये करना था कि उनको इंडिया को किसी तरीके से कॉर्नर करना था। दुनिया के सामने इंडिया की ग्रोथ और इंडिया का जो एक पॉजिटिव इमेज बन के उभर रहा है
उसको किसी तरीके से डेंट करना था। इस चक्कर में उन्होंने ये हरकत जानबूझ के की या उनसे करवाई गई, और उसके बाद उनको ये लगा कि चलो टेस्ट करके देखते हैं, इंडिया अगर इस पे बैकफुट पे आ जाता है, डिफेंसिव हो जाता है या शांत हो जाता है, तो इससे बड़ा कोई अटैक करेंगे और बिल्डअप करते जाएंगे एक नैरेटिव को। लेकिन इंडिया को ये मानना पड़ेगा कि इन्होंने बहुत जल्दी इस गेम को समझ लिया और इसके ऊपर इतना सीवियर रिएक्शन और रिस्पांस दिया कि कनाडा की गवर्नमेंट के साथ साथ पूरा डीप स्टेट एकदम बौखलाया हुआ घूम रहा है कि ये हो क्या गया। आज मतलब कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर जो पूरा ऑपोजिशन है वो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को लेकर के मतलब ऑल आउट उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया है। वहाँ की कैनेडियन पब्लिक जो है उन्होंने मतलब सड़कों पे उतर के बोलना शुरू कर दिया है कि ये क्या बेहूदगी है और आप इस तरीके से नहीं कर सकते। प्रेशर यहाँ तक माउंट हुआ है कि आज कनाडा उसी हत्या के केस में एक और दूसरे खालिस्तानी और 2 पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ के पूछताछ शुरू कर दिया है। अब उनकी पुलिस ये मान रही है कि इसमें पाकिस्तानी एंगल हो सकता है इस हत्या में। तो भाई आप पहले ही जांच कर लेते, आज अचानक आपको पाकिस्तानी एंगल दिखने लगा। अब हुआ क्या है, अगर आप जून जुलाई से देखेंगे तो ये गेम एक्चुअली जून जुलाई से चल रहा था कि ये करना है, और उसका ग्राउंड ये लोग बिल्ड कर रहे थे। ये जून जुलाई से इंडिया में फेक न्यूज ये चीजें बहुत चला रहे थे सारे इंटरनेशनल मीडिया जो है मिलके कि इंडिया में फेक न्यूज की बहुत बड़ा इशू। वो इसलिए कि कल आप अगर इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, ये लोग एक हवा में एजेंडा चलाते हैं। जैसे इन्होंने ये एजेंडा चलाने की कोशिश की कि भारत ने निज्जर की हत्या करा दी। अब ये अर्धसत्य इन्होंने चलाया और इनको लगा कि ये हर बार की तरह चल जाएगा। भारत ने उसको पकड़ लिया कि पहली चीज वो हमारे यहाँ का वांटेड क्रिमिनल था, टेररिस्ट था, तुम्हारे यहाँ कर क्या रहा था, और तुमने टेररिस्ट को शरण दे रखी है, ऊपर से तुम उसकी हत्या का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो। तो यहां पे ये बैकफुट में आ गए जब दुनिया सवाल करने लगी कि भाई सही बात है, आपने किसी दूसरी कंट्री के टेररिस्ट को अपने यहां किस हिसाब से रखा हुआ। तो अब इनके पास जवाब नहीं सूझ रहा है। यहां पे ये क्या है, जब ऐसे कॉर्नर होते हैं, जब इनके नैरेटिव ऐसे ध्वस्त होने लगते हैं, और वो भी इसलिए कि भारत की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, और वो लोग जब फैक्ट्स लेकर के डेटा लेकर के इनको कॉर्नर करना शुरू करते हैं तो फिर इनके पास जवाब नहीं होता, इनके बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के पास जवाब नहीं होता। और ये पिछले कई सालों से लगातार चल रहा है कि इनके बड़े मीडिया हाउसेस कोई हवाई स्टोरी, ये इंडिया के ही 2 कौड़ी के जो जर्नलिस्ट्स हैं जो $500 और $400 के लिए इनके पास कुछ भी टॉपिक दे दो उस पर इंडिया के अगेंस्ट में आर्टिकल लिख देते हैं, ये आर्टिकल छाप देते हैं, चला देते हैं। बाद में जब इंडियन सोशल मीडिया की तरफ से उसके फैक्ट्स और एनालिसिस के साथ में इनको काउंटर किया जाता है तो इन बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की क्रेडिबिलिटी जीरो होती जा रही है। उसको काउंटर करने के लिए इन लोगों ने एक एजेंडा शुरू किया कि इंडिया से डिसइंफॉर्मेशन चल रही है, फेक न्यूज चल रही है। अरे भाई, डिसइंफॉर्मेशन है तो उसको आप सही इंफॉर्मेशन लेकर के काउंटर करो। लेकिन इनको पता है कि यहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, इनके पास एक एजेंडा है, एक नैरेटिव है, इनको बस वो चलाना है। जैसे इंडिया में जी ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, अरे भाई कहाँ हो रहा है? या इंडिया में तो टॉयलेट्स नहीं है, यहाँ करोड़ों टॉयलेट्स बन गए। वो जी इंडिया में तो एजुकेशन नहीं है, अरे तुम्हारी सारी कंपनियों के सीईओज हमारे हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट से, इंडियन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स हैं, तो एजुकेशन कैसे नहीं है? ऐसे बहुत सारे। इंडिया में तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अरे इंडिया ने सबसे अच्छा कोविड में परफॉर्मेंस किया है। यही वेस्टर्न कंट्रीज आपने देखा होगा, फुटपाथों पे लोग मर रहे थे इनके यहाँ, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी। उस कंडीशन में भारत के हॉस्पिटल्स 24 घंटे काम कर रहे थे, लोगों को उन्होंने जितना हो सका किया है। पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो सबसे कम डेथ्स इंडिया में हुई।
परसेंट ऑफ पॉपुलेशन में अगर आप कैलकुलेट करेंगे और उसको यूरोप और अमेरिका से कंपेयर करेंगे तो परसेंट ऑफ पॉपुलेशन में हमारा जो फिगर है वो इनसे आधे से भी कम है। तो हर जगह जहां पे फैक्ट और डेटा आता है वहां पे इनका नैरेटिव ध्वस्त होता है। तो अब इन्होंने एक नया एजेंडा शुरू किया कि नहीं जी, इंडिया से तो सब कुछ फेक न्यूज आ रही है और इंडिया से तो सब कुछ डिसइंफॉर्मेशन आ रहा है। इस गेम को ये लोग आगे बढ़ाएंगे 2024 तक डिस्क्रेडिट करने के लिए। इसी का एक हिस्सा आपको दिखाई दिया होगा कि अचानक कांग्रेस ने 14 पत्रकारों की एक लिस्ट निकाल दी कि ये एजेंडा ड्रिवन है, ये बीजेपी के फेवर में बात करते हैं, तो इनके डिबेट शोज में हम नहीं जाएंगे। भाई ठीक है, मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बायकॉट किस लिए? ये मीडिया को डिस्क्रेडिट करने के लिए, इंटरनेशनल मीडिया में एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि इंडिया में ऑपोजिशन को सुना नहीं जाता, इंडियन मीडिया बायस्ड है। इस नैरेटिव को पेडल करने के लिए कांग्रेस की तरफ से ये बिल्कुल सोचे समझे तरीके से किया गया है और ये पूरा एक इंटरनेशनल एजेंडा का हिस्सा है। अब आते हैं आगे। तो अभी अचानक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 5,000 के करीब यूट्यूब पे जो चैनल ओनर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको एड्रेस किया और उन्होंने इनडायरेक्टली 2-3 बातें की। पहली चीज उन्होंने ये बोला कि मैं यूट्यूब का इस्तेमाल करता हूं अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए आपसे। ये सच, नरेंद्र मोदी जी का यूट्यूब चैनल बहुत पहले से है और वो मैक्सिमम उसका यूज करते हैं जितना वो कर सकते हैं। और नरेंद्र मोदी को जितना मतलब मीडिया ने टारगेट किया है तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था सोशल मीडिया के अलावा, और उन्होंने सोशल मीडिया को यूज करके डायरेक्ट पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन बनाया और वही चीज आज उन्होंने रिमाइंड की है। और दूसरा, उन्होंने यूट्यूब चैनल चलाने वालों को, बाकी लोगों को एक लेजिटिमेसी दी है, एक मीडिया में वो एक लेवल दे दिया कि आपका स्थान नॉर्मल मीडिया के समकक्ष है, बराबर है, आप किसी से कम नहीं। तो अच्छा, दूसरा ये क्यों किया है? तो वो इसलिए किया है कि ये जो कॉर्पोरेट मीडिया है, जो इंटरनेशनल मीडिया, जो देश का मीडिया है, ये अलग अलग कारणों से एजेंडे को ड्राइव करते हैं और इनको ऑनेस्टली इनको पैसा चाहिए। इनको बड़े बड़े चैनल्स चलाने हैं, करोड़ों रुपए महीने का खर्चा चलाना है, तो उसके लिए इनको पैसे चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए। वो पैसे एड्स से आते हैं, इधर से उधर से दाएं बाएं से पैसे आते हैं इनके पास। अब जो पैसा दे रहा है इनको, एजेंडा भी वही दे रहा है और वही चला रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को ये पता है कि हम उस डायरेक्शन में काम करें, उससे अच्छा है कि जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो नेशनलिस्ट्स हैं, जो फैक्ट और डेटा के साथ ऑनेस्टली देश के लिए काम कर रहे हैं, हम उनसे बात करें। और ये मैसेजिंग एक तरीके से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट और अपने पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी दी है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया के वो ग्लैमर के चक्कर में मत रहो। आप अपने लोकल जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, यूट्यूब के साथ काम कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा उस पर रिलाई करो, क्योंकि ये देश का प्लेटफॉर्म है। ये कॉर्पोरेट मीडिया देश का नहीं है, ये कॉर्पोरेट मीडिया दुनिया का जो एजेंडा सेटर लोग हैं, ये उनके चक्कर में घूमते रहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने, और ये गवर्नमेंट की एक स्ट्रैटेजी है कि जो ग्लोबल मीडिया का हमारे ऊपर एक अटैक आने वाला है 2024 तक, जिसमें वो आपको फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, ये वो करके डिस्क्रेडिट करके ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया रशिया या चाइना की तरह एक फर्जी टाइप की प्रोपेगेंडा चलाने वाली कंट्री है। वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आती है वो सब फालतू है, फर्जी है, फेक है।
अच्छा, होता क्या है कि अब अगर 80% मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ये बात बोलने लगता है तो दुनिया को ऐसा लगने लगता है कि हाँ यार ऐसा ही सही बात होगी। तो थैंकफुली भगवान का आशीर्वाद ये है कि आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, आज यूट्यूब पे इंडियंस की प्रेजेंस इतनी ज़्यादा है, सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा है कि हम किसी भी नैरेटिव को, किसी भी एजेंडे को विद इन आवर्स ध्वस्त कर सकते हैं। ये कनाडा की गवर्नमेंट ने, कनाडा की मीडिया ने और कनाडा में जो ये खालिस्तान का एजेंडा लेकर के घूम रहे मुट्ठी भर लोग हैं, उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे से समझ लिया, सीख लिया, देख लिया कि कैसे ट्विटर पे और बाकी सारी जगहों पे इनको इंडिया की तरफ से, राष्ट्रवादियों की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिला। इनके हर एक एजेंडे को ध्वस्त किया गया, डेटा दिया गया, फैक्ट दिया गया। ये निज्जर निज्जर चिल्ला रहे थे, इंडियन सोशल मीडिया ने उसकी AK-47 के साथ फोटोग्राफ से लेकर के सब सामने ला के रख दिया और कैनेडियन गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा, ये मानना पड़ा कि ये आदमी डाउटफुल था, डूबियस था, टेररिस्ट था। इंडियन सोशल मीडिया वालों ने ट्विटर पे ये भी सामने खोल करके रख दिया, खुद निज्जर के लड़के का स्टेटमेंट कि निज्जर लगातार कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी के टच में था। भाई, जिस आदमी के ऊपर इंटरपोल वारंट्स इशू हुए हैं, जिसको लगातार इंडिया एक्स्ट्राडिशन के लिए मांग रहा है, आपको उसे अरेस्ट करके इंडिया को हैंडओवर कर देना चाहिए था। उल्टा आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी उससे किस कारण से मिल रही थी? आपका क्या एजेंडा था? आप उससे मिलकर के इंडिया में ऐसा क्या करवाना चाहते थे? तो ये सोशल मीडिया की, इंडियन सोशल मीडिया की जो ताकत उभर के आई है, इसको काउंटर आज मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर पा रहा है। और मेन स्ट्रीम मीडिया तो वैसे भी क्या है, डाइंग मीडिया है, उसका एरा खत्म हो गया। अगले 4 से 5 सालों में तो शायद न्यूज़पेपर्स खत्म हो जाएंगे और अगले 4-5 सालों में ये टेलीविजन चैनल्स भी खत्म हो जाएंगे। आज भी मोस्ट ऑफ द टेलीविजन चैनल्स का यूट्यूब चैनल ऑलरेडी आ चुका है। तो अगला आने वाला जो एरा है वो ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम और इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स पे जो क्रिएटर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनका है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी बात की है। इसलिए आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जिस भी चैनल को आपको लगता है कि इसका कंटेंट काम का है और लोगों तक पहुंचना चाहिए, उन चैनल्स को, जो नेशनलिस्ट चैनल्स हैं, उनको प्रमोट करें, उन कंटेंट क्रिएटर्स को प्रमोट करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि भाई इस चैनल को फॉलो करो, देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें सोचने समझने और देखने लायक होती हैं। मैं पर्सनली, मैंने जैसे अभी 1-2 शॉर्ट्स शेयर किए हैं सत्योलॉजी चैनल के, कुसुमलता केडिया जी के, उसका मैंने लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल करके रखा है। तो मैं कर रहा हूँ वो इसलिए कि जो आपकी सोच को बदल सके, जो आपके ब्रेन वॉश किया गया है हिस्ट्री के नाम पे, आप रियल हिस्ट्री खुद को पहचान सकें, अपनी हिस्ट्री को जान सकें कि सच क्या है। तो इसलिए मैंने वो चैनल वो किया। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली लोग बोलते हैं मैं दूसरे का चैनल क्यों प्रमोट करूं भाई, और वैसे भी वो सतोलॉजी मेरे से बहुत बड़ा चैनल है। लेकिन अगर आज उनका कंटेंट है अच्छा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज कीमती है। चैनल आगे पीछे होते रहते हैं, वो एक अलग बात है। मैं खुद अपने सीमित लोगों को बोलता हूं कि भाई मेरे को सब्सक्राइब करो या शेयर करो। अगर आपको लगता है कि कंटेंट, मैं जो बात कर रहा हूँ सेंसिबल है, आपको समझ में आ रही है, आप बिल्कुल शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, करवाइए, लोगों को बोलिए, क्योंकि आने वाली जो लड़ाई है वो इसी प्लेटफॉर्म पे होने वाली है। मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से, आप समझ लीजिए कि अटैक मोड में आएगा। बिलियंस ऑफ डॉलर पंप किए जाएंगे। आज अगर जॉर्ज सोरोस बोलता है कि मैं $100 बिलियन इंडिया में लगाऊंगा, तो भाई वो कहाँ लगाएगा? उसका आधा पैसा NGOs को जाता है और आधा पैसा इन चैनल्स को जाता है, इन मीडिया हाउसेस को जाता है। उनको एक एजेंडा रन करना होता है।
ठीक है, तो उसको काउंटर करने का यही हमारे पास एक टूल है, यही एक प्लेटफॉर्म है। तो इस पर ध्यान दीजिए, इसको अपना ड्यूटी समझिए। अगर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए। अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, समय नहीं है, कुछ भी कारण है, तो जो लोग कर रहे हैं उनको सपोर्ट करिए, उनका साथ दीजिए, उनके चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एल्गोरिदम में इन चैनल्स को स्ट्रांग बनाती हैं, सर्च में ऊपर लाती हैं, चैनल को प्रमोट करती हैं, और आपकी और आपके देश की, आपके समाज की, सनातन की ये सारी आवाज़ें दुनिया के लेवल पे ऊपर आती हैं। हमारे देश के पास 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा, दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट भारत में मौजूद है। हर आदमी को 1.5 से 2 GB ना के बराबर कीमत पे डेटा 10-15 रुपए रोज के खर्चे पे मिल रहा है। सबसे ज़्यादा दुनिया में स्मार्टफोन भी इंडियंस के पास है। तो हम लोग इसको यूज़ करें, अपनी इस ताकत को यूज़ करें। अगर हम कंटेंट क्रिएट नहीं भी कर रहे हैं तो यूट्यूब पे जा कर के आप कम से कम 5 से 10 राष्ट्रवादी चैनल्स को देख लें, जो आपको बातें पसंद आती हैं उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, और डेली उनके जो भी वीडियोस आ रहे हैं उनको आप कम से कम अपने 5-10 फ्रेंड्स को, फैमिली को, या ग्रुप्स में व्हाट्सएप में इधर उधर वो लिंक्स शेयर कर दें। 5 मिनट का काम है, आप इतना कर दें देश के लिए, ताकि हम इस लड़ाई को आगे लड़ सकें। बहुत पैसा लगाया जा रहा है, और आप ये समझ लीजिए कि 2024 के बाद हम लोग ये डिस्कशन करेंगे फिर उसके आगे कि नरेंद्र मोदी सरकार की क्या कमियां हैं, क्या खराबियां हैं, कैसा क्या है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज की डेट में हमें वापस इस गवर्नमेंट को लाना है। ये हमारे अगले 100 साल के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं कंटिन्यूसली आपको इस विषय पे डिस्कशन करता रहूँगा कि अगले 100 सालों में हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। आज हम 10 सालों में कहाँ पहुँचे हैं, और हमारा अगले 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का क्या ग्रोथ टारगेट्स है। लेकिन ये सारी चीज़ें पटरी पे तभी तक चलेंगी जब तक ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी। अच्छा, 24 क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि 2024 में अगर ये वापस आ गए तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि 29 तक विपक्ष में ये बिके हुए लोग जो हैं, जो वेस्ट के एजेंडा ड्रिवन हैं, पैसे के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, जो देश विदेश में इससे उससे एमओयूज करके बैठ के राजनीति कर रहे हैं, ये सारे लोग गायब हो जाएंगे राजनीति से। तब हमारी लड़ाई मोदी जी के साथ शुरू होगी, तब हम भाजपा के ऑल्टरनेट्स खड़े करेंगे और पूरी राजनीति को सनातन और राष्ट्रवाद इस पर केंद्रित कर देंगे। तब हम लोग देखेंगे कि ऐसी पार्टीज मजबूत होंगी, खड़ी होंगी, बड़ी होंगी, जो कि सनातन को, राष्ट्रवाद को लेकर के आगे आएंगी। फिर चुनाव होते रहे ना, क्या दिक्कत है, चाहे ये पार्टी जीते चाहे वो पार्टी जीते, राजनीति सनातन के इर्द गिर्द केंद्रित रहेगी। तो वो हम लोग 24 के बाद सोचेंगे। अभी 24 तक हमें किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर आप सोचिए सनातन को लेकर के, अगर डीएमके का वो करुणानिधि, ये स्टालिन का लड़का उदयनिधि, अगर वो खुलकर के ऐसे बयान दे रहा है, तो अगर ये सत्ता में आ गए तो इन्होंने क्या हालत करनी है, क्या आतंक मचाना है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और पश्चिम के इशारों पे चलने वाला अगर सत्ता पे बैठ जाता है तो देश का क्या कर सकता है, वो आप यूक्रेन को देख लीजिए। ज़ेलेंस्की इन्हीं का आदमी था, और उसने पूरे यूक्रेन को मिट्टी में मिलवा दिया। आज 1/4 आबादी यूक्रेन की देश छोड़ के जा चुकी है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक गलत व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता आ गई तो उसके लिए 3 से 4 साल ही बहुत हैं किसी देश को सत्यानाश कर देने के लिए। तो हमें इससे केयरफुल रहना है, और
ये जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, इस पे जो कंटेंट राष्ट्रवादी आ रहे हैं, जो नेशनलिस्ट कंटेंट आ रहे हैं, और बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत कुछ रिसर्च करके, स्टडी करके, एनालाइज करके आपके सामने चीज़ें रख रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ और लालच के रख रहे हैं। तो इनको आप प्रमोट करें, इनको आप फॉलो करें, इनकी बातों को आप सुने, समझें, और ये मैं नहीं कहता हूँ आंख बंद करके मान लें। आप बातें सुने, उनको वेरीफाई करें, चेक करें, गूगल करके देख लें, आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा कंटेंट क्रिएटर कितना सीरियस बात कर रहा है, और उस हिसाब से आप अपनी चॉइसेस बनाएं। तो बिल्कुल आप अपनी ड्यूटी करिए, हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।